ये कार 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और महज 4 सेकंड में शून्य पर वापस आ सकती है। सिर्फ 4 सेकंड। मानो या ना मानो, हर कार में 80,000 से अधिक पुर्जे होते हैं जिन्हें उच्च स्तर की सटीकता के साथ जोड़ा जाता है, जिसके परिणाम से उच्च स्तर की सहन शक्ति, प्रदर्शन और सटीकता मिलती है। और कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हम ऐसी ही तकनीक का पालन करते हैं, जहां हम अपने निवेशकों को सर्वोत्तम जोखिम समायोजित रिटर्न देने का प्रयास करते हैं। और अब हमारे पास लाखों संतुष्ट निवेशक हैं। प्रस्तुत करते हैं कोटक डेट कोलोक्वियम, जो बाजारों पर भारत के सबसे बड़े विचार साझा करने वाले मंच में से एक है। हमारे जाने माने बाजार के विशेषज्ञ बताएंगे अपने मंत्र और आपके लिए भविष्य को आसान बनाएंगे अपने बेहतरीन सुझावों से, जिससे आपके निवेश को मिलेगी एक नई सोच। शामिल हो कोटक डेट कोलोक्वियम में। नमस्कार, मैं रितेश कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने एक बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और सुनने के लिए हमारे पास आए। आशा करता हूं आप, आपके परिवार में सब लोग सकुशल होंगे और ठीक होंगे। हम लोग कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से पहले भी इक्विटीज में बहुत सारे कोलोक्वियम्स कर चुके हैं। हमारा केवल एक उद्देश्य होता है कि हम आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन और नॉलेज उस पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में दे पाए। अभी हमने पिछले 3 महीने में BSFI के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए, फार्मा के लिए इक्विटी के 3 कोलोक्वियम्स किए थे। उसी के बाद से हमारे पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे कि डेट के लिए भी हम लोग ये करना शुरू करें। डेट और फिक्स इनकम के बारे में जानने के लिए लोग बहुत इच्छुक थे, तो उसी वजह से हमने डेट कोलोक्वियम स्टार्ट किया है। ये हमारा पहला डेट कोलोक्वियम है और इसमें हमारे साथ पैनलिस्ट में 2 लोग हैं। एक लक्ष्मी अय्यर जी हैं और दीपक अग्रवाल जी हैं। लक्ष्मी अय्यर हमारे यहाँ कंपनी में प्रेसिडेंट CIO डेट हैं और हेड प्रोडक्ट भी हैं। उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग उनसे पहले मिल चुके होंगे, बहुत सारे लोग उनसे बात करते रहते होंगे। मुझे उनकी एक खूबी बहुत पसंद है। अगर देखें तो डेट जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट को फिल्मी भाषा में समझा देना इनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। दूसरे हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, दीपक अग्रवाल जी हैं, जो हमारी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनका जुनून और पैशन फंड को जो मैनेज करने का है वो लाजवाब है। ये हम लोगों ने कई बार देखा है। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए लक्ष्मी मैम, प्लीज कैरी फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश एंड सभी दर्शकों को वेरी वार्म वेलकम। जैसे रितेश ने बताया, आज हमारा ये उद्देश्य है कि आपको डेट मार्केट की कुछ जानकारी दे। बहुत सारी चीजें हो चुकी है पिछले 12-15 महीने में, कोविड की तरफ से, सेंट्रल बैंकर की तरफ से, और बाजार में अपना ही रुख ले लिया है। तो ये सब और आपको हम खुलासा करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हमने ये सोचा कि थोड़ा सा समय उठाकर आपको बता दें कि हम आपके पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। आप सोचोगे कि पैसे मैनेज करना है, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आपके पास फंड है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और आप उसके हिसाब से मैनेज करते होंगे। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई फंड नंबर 1 होता है, कोई फंड नंबर 10 होता है और कोई तो परफॉर्मेंस के दायरे में भी नहीं आता। तो उस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा-सा टाइम लगाकर आपको सिर्फ ये समझा दें कि हम एक्चुअली आपका पैसा मैनेज कैसे करते हैं। और उसमें जो सबसे अहम बात है, जो फोकस, ये जो पिक्चर उसको दर्शाता है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमको रिटर्न्स में कोई कमी नहीं करनी है। तो रिटर्न्स तो बढ़िया हमको कमा के देना है निवेशकों के लिए, लेकिन वही रिटर्न जनरेट करने के लिए आप फंड में कितना रिस्क ले रहे हो, कितना जोखिम लगा रहे हो फंड में, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की तरफ से हो, चाहे वो लिक्विडिटी की तरफ से हो, चाहे वो क्रेडिट की तरफ से हो। तो आई थिंक ये हमारा सबसे, जैसे बोलते हैं गीता का सार जो होता है, ये हमारा क्रक्स होता है जैसे जब हम फंड मैनेज करने जाते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है, जो आप पैसे लगाते हो फंड्स में, और खासकर डेट म्यूचुअल फंड्स में, वहां से आपको उस पे जो कमाने को मिलता है, जो रिटर्न्स, जो हम ब्याज बोलते हैं, ब्याज दर के हिसाब से,
वो जो रिटर्न कमाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंपॉर्टेंट है? यानी जो आप पैसे लगाते हो वो आपको वापस मिल जाए, उसके ऊपर थोड़ा मिल जाए, या आप बोलते हो थोड़ा और के चक्कर में आपका कैपिटल ही रह जाए। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से जैसे रितेश ने बताया, फिल्मी तो हूँ, थोड़ी फूडी भी हूँ, तो चाशनी जितना भी आप ज्यादा घोलोगे रसगुल्ले में, मिठास उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा आप रिस्क घोलते हो परफॉर्मेंस या फंड में, रिटर्न की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा होगी, पर आपको ये सोचना है कि कैपिटल वापस आएगा कि नहीं। तो ये हमारा जैसे बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल है। ये हम अर्जुन के दृश्य से देखते हैं, जिनको जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि आपको क्या दिखता है, तो वो बोलते हैं हमको केवल जो चिड़िया है उनकी सिर्फ आंख दिखती है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और रिस्क रिस्क को हम इससे बेहतर नहीं दर्शा सकते। आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर, हम चाहते हैं कि हम 80 के आसपास रहें, ताकि जो 120 पे जो जोखिम हो सकता है, जो पोटेंशियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वो शायद 80 में इंटेंसिटी कम होगी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में खरोच ना आए, कुछ ना होए, लेकिन जो बड़ी तादाद में जो एक्सीडेंट्स होती है यूजुअली वो रैश ड्राइविंग के हिसाब से होती है। तो वो हम ट्राई करते हैं टू दी एक्सटेंट सेफ एंड स्टेडी बनने को। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि हमारे स्कीम्स, हमारा जो हेतु है हमेशा नंबर 1 बनना नहीं होता है परफॉर्मेंस में, लेकिन अगर 10-12 फंड हो या 15 फंड हो, तो ऊपर के 2 क्वार्टाइल में, यानी पहला हिस्सा जो पहले 3-4 फंड हो, या फिर उसका दूसरा भाग जहाँ पे 4 से 7 फंड्स हो, तो 14-15 फंड्स में अगर टॉप 6 टॉप 7 में हो, तो अपने आप गाड़ी आपकी रफ्तार भी पकड़ लेती है और ठीक ठाक अपने मंजिल तक भी पहुंच जाती है। ये चार्ट एक बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्या है, जिसको हम बोलते हैं SLR, यानी कि सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहां पे हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो रिटर्न्स के पीछे जो लोग ऐसी भीड़ लगा के चल जाते हैं, काफी हद तक निवेशक ये भी नहीं देखते कि अंदर परफॉर्मेंस आने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे सूजी से आप हलवा भी बना सकते हो, सूजी से आप उपमा भी बना सकते हो। जैसे सूजी में अगर आप शक्कर मिलाओगे तो वो हलवा बन जाता है, और अगर आप नमक लगाते हो तो वो उपमा बन जाता है, और टेस्ट के हिसाब से अपने अपने हिसाब से उनको अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से हर एक पोर्टफोलियो में कितना सेफ्टी मेजर लगाना है, वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से के हिसाब से ही हम मैनेज करते हैं। और ये जो लिक्विडिटी है, म्यूचुअल फंड में निवेशकों को डेली लिक्विडिटी है, ओपन इंडेड स्कीम होता है, तो आज की एनएवी पे आपको अंदर आने को भी मौका मिलता है और बिकवाली करने का भी मौका मिलता है। पर जब इन्वेस्टर यानी जो निवेशक रिडेम्पशन करके जब निकल जाता है, जैसे हम अप्रैल 2020 में हम देखे थे, तो क्या पोर्टफोलियो उसकी कड़ी चौटी पे उतरता है? क्या वो जो उसका जो टाइम दर्शाने का टाइम होता है, क्या वो उसकी टेस्ट पार करता है? तो वहां पे हम लिक्विडिटी को नॉन नेगोशिएबल मानते हैं, क्योंकि जो एसेट लाइबिलिटी है, जो एसेट है, जो स्टॉक्स है हमारे पोर्टफोलियो में, और लाइबिलिटी है जो कि पैसा आता है रोज का, और जो रिडेम्पशन होता है, इसमें एक बैलेंस या जो संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट हमारे फ्रेमवर्क में आता है रिटर्न्स। रिटर्न्स बहुत जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो इस हेतु जो SLR को जब हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पे घोलते हैं, तब उसका आउटपुट जो होता है वो ज्यादा हद तक मेरे हिसाब से पैलेटेबल होता है। ऑफ कोर्स हम मैक्रो सिचुएशन जरूर देखते हैं, ये तो SLR एक फ्रेमवर्क है, जो हम बोलते हैं खांचा है, उसके अंदर जो जान डलती है वो लार्जली मैक्रो वेरिएबल्स, विश्व भर में क्या हो रहा है, तेल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, सोने के दाम कैसे घट रहे हैं, वो सारे जो है इंटरलिंक करके जो आपको हम पोर्टफोलियो परोसते हैं, उसकी मिठास या उसका स्वाद अलग होता है। लास्ट 2-3 स्लाइड में मैं सिर्फ आपको ये रीइंफोर्स करना चाहूंगी कि जैसे आप या तो दर्शकों में आप खुद निवेशक हो, या तो आप एडवाइजर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो आपके निवेशकों को आप सलाह देते हो, आप सलाहकार हो, तो वहां पे उनको सिर्फ ये ध्यान रखना जरूरी है, जब कोई गाड़ी खरीदता है, अगर आपको कोई एकदम डिस्काउंटेड वैल्यू में गाड़ी देता है और कहता है कि इसमें एयर बैग नहीं होंगे, क्या आप गाड़ी खरीदोगे? क्योंकि लोग हमसे हमेशा सवाल पूछते हैं, यार इतना रिस्क मैनेजमेंट करने का क्या जरूरत है, जब लिक्विडिटी भरमौल है सिस्टम में आज की तारीख में, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कहीं
घटने नहीं वाले शायद, लेकिन बढ़ने भी नहीं वाले हैं। तो हमारा आंसर उनको यही है कि आप आधे दाम के आप फ्री में भी दोगे तो गाड़ी चलाना ऑब्वियसली जो वाहन चालक है उसके ऊपर रिस्क बढ़ जाता है, एंड को पैसेंजर के साथ भी रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह लिक्विडिटी, तैरना अगर आता भी हो लेकिन आपको हरदम हमने देखा हुआ है अच्छे से अच्छा जो तैरता है वो भी कभी कभी जो लंबी बाढ़ आती है उसमें बह जाता है। तो अपने आप को अफ्लोट कैसे रखना है, आप फ्लोट के साथ करो, फ्लोट के बगैर करो, इच्छा कंप्लीटली आपकी है, लेकिन अपने आप को कैसे पोर्टफोलियो के लेवल पे हमको हाइड्रेटेड रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है और बहुत ही जरूरी है। अगर और ये दोनों को हमने अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया तो फिर जो रिटर्न जैसे हम इन्वेस्टर्स को समझाते हैं, जैसे हम हमारे सलाहकार के साथ एंगेज करते हैं, हम उनको यही बताते हैं कि देखिए हर एक का एक माहौल होता है, रिटर्न्स तो सबको प्यारी होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत जरूरी है कि आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे फोकस ज्यादा करें, ना कि केवल रिटर्न्स पे। और ये आज के माहौल में खास तौर पर जहां पे आप देखो शेयर बाजार में जो भी आप स्टॉक छुओ तो न्यू हाइस पे है, 52 वीक हाइस पे है, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो वो चढ़ते जा रहा है, आज भी शायद ऊपर ही बंद हुआ। तो इस टाइम पे जब आपको मंथली रिटर्न्स जब इक्विटी में 3 या 4% एब्सोल्यूट दिखता है, और अगर आप फिक्स इनकम में अगर झांक मारते हो और आप एनएवीज या पोर्टफोलियो स्टेटमेंट्स देखते हो तो वहां पे आपको 3, 4, 5% एनुअलाइज दिखाई देता है। तो इट इज बट नेचुरल, जाहिर सी बात है कि आप बताओगे यार इसमें और रिस्क घोलिएगा, पर यही मौका है आपको सतर्क रहने का, यही मौका है आपको ध्यान रखने का। जैसे मैंने आपको फ्रेमवर्क समझाया, ठीक उसी तरह अगर वो फ्रेमवर्क अगर आप फंड मैनेजमेंट में या फिर आप कोई पोर्टफोलियो मैनेजर को अपना पैसा दे रहे हो मैनेज करने को, अगर आप ये दायरे में रहोगे तो जैसे मैंने आपको बताया एक्सीडेंट के चांसेस काफी कम होंगे। और इस माहौल में जैसे मैंने आपको बताया जहां पे ब्याज दरें ऐसी आपकी स्थिर सी हो गई है, ना नीचे जा रही है यहाँ से बहुत जोर धड़ाके से, ना एकदम बहुत झटके से ऊपर जाने का माहौल है। इस माहौल में ठीक है सबके पास इक्विटी तो डेफिनेटली होगा पोर्टफोलियो में, लेकिन क्या थाली की तरह जैसे हम थाली परोसते हैं एसेट एलोकेशन रखना जरूरी है। तो उस हेतु फिक्स्ड इनकम में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, निवेश किया जाए, यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकाला जाए, कैपिटल गेन्स तो नहीं आ रही है। तो इस वजह से हमने जो थीम रखा है आज के डिस्कशन का वो है कैरी। एंड जो आपको कैरी की बात नहीं, कैरी का मौसम तो चला गया है, कि मुझे पता है जो यहाँ पे यूपी के दर्शक है वहां पे चौसे का आम तो अभी भी बिक रहा है, तो पर हमारे महाराष्ट्र में तो आम का मौसम निकल गया है। पर जो कैरी है, जो पोर्टफोलियो यील्ड है, वो कमाने की बारी है। और इसको बहुत प्यार से और बहुत आसानी से समझाने के लिए मैं अपने कलीग दीपक अग्रवाल को मंच पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने इस टॉपिक पे अपने विचार बताएं हमसे। धन्यवाद लक्ष्मी। अभी यहाँ से मैं डेट आउटलुक कवर करता हूँ। ये अभी जो रिसेंटली अगस्त में आरबीआई पॉलिसी हुई थी उसमें आरबीआई ने रेट्स अनचेंज रखे हैं। आरबीआई 14 डेज के लिए लिक्विडिटी सकआउट कर रहा है वेरिएबल रिवर्स रिपो ऑक्शन के थ्रू। वो अमाउंट को आरबीआई ने 2 लाख से 4 लाख करोड़ कर दिया ये लास्ट पॉलिसी में। आरबीआई गवर्नर क्विक थे ये बताने के लिए कि मार्केट ने इसे टाइटनिंग नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि ये 4 लाख करोड़ 14 दिन के लिए सकआउट करने के बाद भी सिस्टम करीब 4 लाख करोड़ आरबीआई को फिक्स्ड रेट रिवर्स रिपो में देगा जो 3.35 पे कंडक्ट हो रहा है। आरबीआई ने ग्रोथ टारगेट अनचेंज रखी है पॉलिसी में 9.5% पे, और आरबीआई ने FY22 का इन्फ्लेशन टारगेट 520 से 570 बढ़ाया था। अगर हम बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी को देखें तो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी 8 लाख करोड़ के ऊपर है। ये अप्रैल में करीब 5,75,000 करोड़ के करीब थी। इसके बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में करीब 3 लाख करोड़ से बढ़ी है। इसके बढ़ने के 3 प्रमुख कारण, पहला, आरबीआई ने गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। सेकंड, आरबीआई हर क्वार्टर 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहा है। और तीसरा, आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन किया है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े हैं। अप्रैल में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $575 बिलियन थे और आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व $620 बिलियन के करीब है। तो इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स के कारण भी सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ी है। कोविड वेव 2 के बाद
कोविड वेव 2 में ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया था। उसके बाद वापस से हमने रिकवरी देखी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अभी फिर से एक्सपेंशन जोन में है। नंबर अबव 50 एक्सपेंशन सजेस्ट करता है। पीएमआई सर्विसेज अभी भी कॉन्ट्रैक्शन मोड में है, लेकिन पिछले महीनों के मुकाबले हमने वहां पे इंप्रूवमेंट देखा है। जीएसटी कलेक्शन भी जो 1 लाख करोड़ के नीचे चली गई थी, वापस से हमने जीएसटी कलेक्शन में इंप्रूवमेंट देखा है और जुलाई 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,16,000 करोड़ के करीब था। अगस्त महीने में हम जीएसटी कलेक्शन में यहाँ से इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। अगर हम अभी ग्रोथ की बात करें तो यस, FY22 में आरबीआई का टारगेट है 9.5%, डच बैंक का टारगेट है 10.5%। तो FY22 में हमें 9.5 से 10.5 की ग्रोथ मिल सकती है। अगर हम FY20 की बात करें तो FY21 में हमारी ग्रोथ रेट -7.5% थी। तो अगर हम 2 साल जोड़ के देखें, FY21 और FY22, ये 2 साल की ग्रोथ हमारी क्लोज टू 1% पॉजिटिव थी। लेकिन FY20 की बात करें तो FY20 जो कोविड के पहले का समय था, वहां पे भी इंडिया का ग्रोथ रेट सिर्फ 4% के करीब था। अगर आप ध्यान दें तो 19-20 में भी आरबीआई रेट कट कर रहा था ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी बड़ा क्वेश्चन ये है कि FY23 की ग्रोथ रेट क्या होगी। तो मार्केट इसमें डिवाइडेड है। कुछ लोगों को लगता है कि FY23 की ग्रोथ रेट 4 से 5% के बीच में ही रहेगी और कुछ लोगों का मानना है कि FY23 की ग्रोथ 7% प्लस रहेगी। एक सेंट्रल बैंकर को सर्टेनिटी चाहिए होगी, जिस टाइटनिंग करने के पहले अगर सेंट्रल बैंकर को यह सर्टेनिटी हो कि FY23 की ग्रोथ स्ट्रांग होगी, तो वो बेसिकली सेंट्रल बैंकर थोड़ा समय लेना चाहेगा टाइटनिंग करने के पहले। थोड़ी सर्टेनिटी सेंट्रल बैंकर लेना चाहेगा ग्रोथ के ऊपर टाइटनिंग शुरू करने के पहले। अगर हम देखें फेड भले ही नेक्स्ट पॉलिसी या उसकी बाद वाली पॉलिसी में टेपरिंग अनाउंस करे और एक्चुअल टेपरिंग शायद जैन 2022 से शुरू करे। हम जब भी टेपरिंग बोलते हैं, टेपरिंग मतलब हर महीने जो फेड बॉन्ड्स खरीद रहा है वो क्वांटम धीरे धीरे फेड रिड्यूस करेगा, उसे टेपरिंग कहा जाता है। तो टेपरिंग की एक्सपेक्टेशन है कि फेड अपने अगली पॉलिसी या उसकी अगली पॉलिसी में टेपरिंग का अनाउंसमेंट करेगा और एक्चुअल टेपरिंग शायद जनवरी 2022 से शुरू हो। बट यूएस में भी सेंट्रल बैंकर को FY22 और फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर मैक्रो के ऊपर सर्टेनिटी चाहिए, इसलिए फिलहाल वहां पे भी पहली रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन दिसंबर 2022 के पहले नहीं है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट को लगता है कि पहले रेट हाइक यूएस में दिसंबर 2022 में हो सकता है। फाइनली सेंट्रल बैंकर को अगर सर्टेनिटी ग्रोथ के लिए चाहिए और सेंट्रल बैंकर रुकना चाहता है एग्रेसिवली टाइटनिंग करने के पहले, तो सीपीआई ने सेंट्रल बैंकर को मदद करनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये साल का इन्फ्लेशन टारगेट है 5.70। हमारी इंटरनल कैलकुलेशन सजेस्ट करती है कि ये साल का इन्फ्लेशन टारगेट 5.5% के करीब होगा। आरबीआई ने अभी एक रिसेंट बुलेटिन निकाली है पॉलिसी के बाद, उसमें आरबीआई ने कहा है कि उनके हिसाब से इन्फ्लेशन पीक हो चुका है और आगे आने वाले इन्फ्लेशन नंबर्स आरबीआई के ट्रेजेक्टरी के हिसाब से ही होंगे। WPI इन्फ्लेशन जो आजकल डबल डिजिट में है, 10 से 11% के बीच में WPI इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन दिया है। ये साल का FY22 का एवरेज WPI इन्फ्लेशन 9.5% के करीब लग रहा है। बाजार में ऐसी बातें हैं कि ये हायर WPI इन्फ्लेशन के कारण CPI भी बढ़ेगा, बट हमारा मानना है कि वीक डिमांड कंडीशंस के कारण ये रिस्क के WPI से CPI भी बढ़ेगा, ये कम है। ये रिस्क अगर होगा तो भी हमें लगता है ये FY23 में मटेरियलाइज होगा और ये साल CPI इन्फ्लेशन जो आरबीआई पॉलिसी के लिए मैटर करता है वो 5.5% के करीब ही रहेगा। अगर हम देखेंगे लास्ट 18 महीने से आरबीआई अपने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स काफी शानदार तरीके से मैनेज कर रहा है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स मैनेज किए हैं, आरबीआई ने लिक्विडिटी मैनेज की है, आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेज किया है और आरबीआई ने गवर्नमेंट की मैसिव बोरिंग प्रोग्राम भी मैनेज की है। शक्तिकांत जी का मानना है कि अगर हम ये मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेशन रिमूव करने में जल्दबाजी करेंगे तो जो फायदा हमें 18 महीने में हुआ है उसका पूरा नुकसान हो सकता है।
तो हमें लगता है कि आरबीआई की सोच ऐसी है, आरबीआई FY22 ग्रोथ के ऊपर कॉन्फिडेंट होते जा रहा है। वैक्सीनेशन ऑफ पॉपुलेशन एक कारण है उसका। इजी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस भी आरबीआई के हिसाब से ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। इसी के साथ में आरबीआई ये चीज भी जानता है कि एवरेज इन्फ्लेशन लास्ट 18 महीने के लिए 5% प्लस है, और यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट से भी नेक्स्ट एक साल में बढ़ाया जाए तो भी हमारा रियल इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव रहेंगे। इसलिए आरबीआई के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ग्रेजुअली चलता रहेगा अगले एक साल तक। ये व्यू के हिसाब से हमें लगता है कि अक्टूबर में आरबीआई जो VRR वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट ऑक्शन जो कंडक्ट करती है उसका अमाउंट बढ़ा सकती है अक्टूबर में। अगर सिस्टम में 8 लाख करोड़ लिक्विडिटी रहे तो हो सकता है अक्टूबर में आरबीआई वो अमाउंट 4 लाख से 6 लाख करोड़ कर दे। एक और चीज जो आरबीआई कर सकती है वो है, आज के डेट में आरबीआई सिर्फ 14 दिन के लिए लिक्विडिटी सकआउट करती है। पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई वो 28 दिन या 2 महीने के लिए वो लिक्विडिटी सकआउट करना शुरू करे। दूसरा, हमें लगता है कि पहला रिवर्स रिपो रेट हाइक जो है ये दिसंबर 2021 के पहले नहीं होगा। अभी रिसेंटली जो आरबीआई पॉलिसी के मिनट्स रिलीज हुए थे वो पढ़कर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आरबीआई शायद अक्टूबर में भी रिवर्स रिपो रेट हाइक करे, क्योंकि उसमें जयंत वर्मा जी ने बोला है कि हमें जल्द से जल्द रिवर्स रिपो रेट 4% के करीब लेके जाना चाहिए और 4% पे काफी समय तक रखना चाहिए। इससे जयंत वर्मा जी के हिसाब से 2 ऑब्जेक्टिव मीट होंगे। एक तो आरबीआई एज अ इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंकर ये क्रेडिबिलिटी भी एस्टेब्लिश होगी, और दूसरा लॉन्ग टर्म रेट्स हम काफी समय तक नीचे रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। 2 दिन पहले शक्तिकांत दास जी ने एक और इंटरव्यू दिया है हिंदू बिजनेस लाइन में। उनके हिसाब से ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ये ग्रेजुअल होना चाहिए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए यस, मार्केट शायद बात करे कि अक्टूबर में रिवर्स रिपो रेट हाइक हो सकता है, बट आज के समय हमें लगता है कि पहला रिवर्स रिपो रेट हाइक ये दिसंबर 2021 में होगा। धीरे धीरे आज के डेट में जो ओवरनाइट रेट 3.25 से 3.30 के बीच में है, हमें लगता है कि यहाँ से लेके मार्च 22 तक ये ओवरनाइट रेट 3.75 से 4% के बीच में बढ़ जाएगा। हमें लगता है कि जिस तरह से आरबीआई जीसैप कर रहा है, जहां पे वो बॉन्ड्स खरीद रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को बेसिकली ऑर्डरली इवोल्यूशन ऑफ द यील्ड कर्व के लिए जो आरबीआई बॉन्ड्स खरीद रहा है 1 लाख करोड़ पर क्वार्टर, वो Q3 और Q4 ऑफ FY22 में भी कंटिन्यू रखेगा। हमें ये साल FY22 में कोई भी रिपो रेट हाइक नहीं लगता। नाउ ये व्यू के हिसाब से, हमारे हिसाब से कैरी स्ट्रेटेजी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। इन्वेस्टर ने कैरी पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ये स्लाइड देखेंगे तो ये स्लाइड बताती है कि यील्ड कर्व आज के डेट में काफी स्टीप है। हमारे हिसाब से ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर ये यील्ड कर्व फ्लैटन होगा, जहां पे रेट्स दोनों लॉन्गर एंड एज वेल एज शॉर्टर एंड में ऊपर जाएंगे, बट हमें लगता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड मूवमेंट शॉर्टर एंड में ज्यादा होगी और लॉन्गर एंड में रिलेटिवली इंटरेस्ट रेट बहुत कम एक्सटेंट से ऊपर जाएंगे। ये एक और शीट ये स्लाइड बता रही है कि नॉर्मल समय में 3 महीना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और 10 साल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, नॉर्मल समय में उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये करीब 125 से 150 बेसिस पॉइंट के बीच में होता है। आज की डेट में 3 महीना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 330 के करीब है, और 10 साल का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करीब 6 से 630 के बीच में है। तो आज के डेट में अगर हम डिफरेंस देखेंगे 91 डे और 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड यील्ड के बीच में, तो करीब करीब 290 से 300 बेसिस पॉइंट के बीच में है। तो ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर जैसे जैसे आरबीआई नॉर्मलाइज करता है अपनी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को, हमें ये स्प्रेड कंप्रेशन होता हुआ दिखता है। अगेन स्प्रेड कंप्रेशन होना यानी जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की है कि हमें फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कर्व दिखता है, ये उसी व्यू को सपोर्ट करती है। ये एक और स्लाइड है जो बताती है कि यील्ड कर्व दिसंबर 2019 में कैसा था और आज अगस्त 2021 में कैसा है। दिसंबर 2019 और अगस्त 2021 के बीच में आरबीआई ने ऑपरेटिंग रेट जो है, हमने ऑपरेटिंग रेट में करीब 160-170 बेसिस पॉइंट का कट देखा। उसका पूरा फायदा 3 महीने और 1 साल सेगमेंट में हुआ है। बट अगर हम 3 से 8 साल के सेगमेंट को देखें तो वहां पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ 60 से 80 बेसिस पॉइंट से नीचे आए हैं, और अगर हम लंबे सेगमेंट में देखें
अगर हम 10 से 15 साल प्लस सेगमेंट में देखें तो वहां पे 10 से 20 बेसिस पॉइंट का ही फायदा हुआ है। तो अगर कल चलकर नेक्स्ट 2 साल में अगर आरबीआई 160 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ाता भी है तो जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट रेट अक्रॉस ऑल सेगमेंट 160 बेसिस पॉइंट से ऊपर जाएंगे। अगर नीचे आते वक्त इंटरेस्ट रेट सब सेगमेंट में 160 बेसिस पॉइंट से नीचे नहीं आए तो ऊपर जाते समय भी इंटरेस्ट रेट्स अक्रॉस द सेगमेंट 160 बेसिस पॉइंट ऊपर नहीं जाएंगे। ये बेसिकली हमारी जो व्यू है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यील्ड कर्व फ्लैटन होगा, ये हमारी व्यू को सपोर्ट करता है। ये कैरी यील्ड कर्व फ्लैटन होगा एंड देयरफॉर हम बोल रहे हैं कि कैरी पे हमने फोकस करना चाहिए। तो हमारा एडवाइस इन्वेस्टर्स को क्या है? हमारा एडवाइस इन्वेस्टर्स को ये है कि आप लोग ऐसा अगर हाई ड्यूरेशन फंड में बैठे हो तो उसको रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के डेट में यील्ड कर्व स्टीप है और अगर आप लंबे मैच्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हायर वाईटीएम मिलता है। वो हायर वाईटीएम आपको एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से प्रोटेक्ट करता है। अगर आरबीआई का नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी धीरे धीरे से होगा और काफी समय लगाएगा तो आपको हायर वाईटीएम का बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा एडवाइस इन्वेस्टर्स को एक ही है कि आप आपके पोर्टफोलियो ड्यूरेशन और आपके टाइम होराइजन को मैच करिए। ये आगे 3 से 4 उदाहरण है जो मदद करेंगे स्टीपनेस इन द यील्ड कर्व और जो प्रोटेक्शन स्टीपनेस ऑफ द यील्ड कर्व इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर रहा है उसे समझाने में। अगर हम देखेंगे, ये एक उदाहरण है कि 2 इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी, दोनों का इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल का है। ए इन्वेस्टर जो है वो 1 साल का एनबीएफसी लेता है 4.5% पे। बी इन्वेस्टर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं इसलिए वो 3 महीने का एनबीएफसी लेता है 3.60 पे। हर 3 महीने के बाद बी इन्वेस्टर फिर से वो पैसा 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। ऐसा वो करता रहेगा नेक्स्ट 1 साल तक। मानते हैं कि बी की व्यू सही गई और बी को हर समय 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसा करने के बावजूद तो पहली बार बी जब 3.60 पे इन्वेस्ट करेगा, दूसरी बार 3.85, तीसरी बार 4.10 और चौथी बार 4.35, लेकिन बी का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो बी का एवरेज रिटर्न 4% है, जो ए के एवरेज रिटर्न 4.5% से कम है। ए ने 1 साल का पेपर लिया तो ए की रिटर्न वोलेटाइल होगी, बी की रिटर्न कम वोलेटाइल होगी, बट 1 साल के बाद ए का रिटर्न तो 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो ये है बेनिफिट स्टीप यील्ड कर्व का, जहां पे स्टीप यील्ड कर्व ऑलरेडी आपको काफी सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरे उदाहरण पे जाते हैं कि यहाँ पे ए, बी और सी ये 3 इन्वेस्टर्स है, तीनों का इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल है। ए जो इन्वेस्टर है वो 3 साल का पीएफआई लेता है 5.25 पे, बी इन्वेस्टर 2 साल का पीएफआई लेता है 4.60 पे, और सी ये जो इन्वेस्टर है ये 1 साल का पीएफआई लेता है 4% पे। पीएफआई यानी नाबार्ड, आरईसी, पीएफसी, एग्जिम, ऐसे सब नाम। नाउ सी ने तो 1 साल का पेपर लिया क्योंकि सी को लग रहा है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, और ए ने 3 साल का पेपर लिया बिकॉज ए को लग रहा है कि यील्ड कर्व काफी स्टीप है और काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सी की 3 साल की मैच्योरिटी है तो उनकी वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, ए की 3 साल की पेपर है तो ए की वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी। सी ने 1 साल के पेपर लिया तो ए की वोलेटिलिटी, सी की वोलेटिलिटी भी कम होगी। वापस से मैं बोलता हूँ, 3 साल का पेपर ए ने लिया है तो ए की वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, सी ने 1 साल का पेपर लिया है तो ड्यूरेशन कम है तो वोलेटिलिटी भी कम रहेगी। बट देखते हैं कि सी को कितने रेट हाइक चाहिए बी का रिटर्न मैच करने के लिए। बी ने तो 2 साल का पेपर लिया है, सी ने 1 साल का पेपर लिया है। अगर नेक्स्ट 1 साल में 75 से 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अगर नहीं हुआ तो सी की कमाई तो बी से कम होगी, और वैसे ही नेक्स्ट 2 साल में अगर 175 से 200 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक नहीं हुआ तो सी की कमाई तो ए से भी कम होगी। इन शॉर्ट, बी को 75 से 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का प्रोटेक्शन है और ए को 175 से 200 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का प्रोटेक्शन। ये स्टीप यील्ड कर्व, ये बेनिफिट है स्टीप यील्ड कर्व का। तीसरा उदाहरण लेते हैं कि तीनों का इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल है। ए जो है वो आज के डेट में 5 साल का गुजरात गवर्नमेंट का एसडीएल ट्रेड हो रहा है 6.15 पे, तो ए 5 साल का गुजरात गवर्नमेंट का एसडीएल लेगा 6.15 पे। ए की भी इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल है। ए का मानना ऐसा है कि 3 साल के बाद वो 2 साल का जो उसकी मैच्योरिटी 2 साल की बचेगी वो 2 साल का एसडीएल बाजार में बेच देगा। एसडीएल काफी लिक्विड है और एसडीएल की काफी ट्रेडिंग होती है। तो ए ने 5 साल का एसडीएल लिया, बी ने 3 साल का एनबीएफसी पेपर ले लिया। आज के डेट में 3 साल का एनबीएफसी पेपर बाजार में 5.5 से 5.75 पे ट्रेड हो रहा है, ट्रिपल रेटेड।
और सी ने 3 साल का पीएफआई ले लिया ट्रिपल ईयर 5.25 पे। नाउ 3 साल के बाद ए अपना एचडीएल बेचने वाले हैं, जिसकी रेसिडुअल मैच्योरिटी 2 साल रहने वाली है। आज के डेट में 2 साल का एचडीएल बाजार में 4.5% पे ट्रेड हो रहा है। चलो हम मानते हैं कि नेक्स्ट 3 साल में आरबीआई 250 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करने वाला है, जिसके कारण 2 साल के एचडीएल रेट 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ने वाले हैं। तो अगर ए ने अपना 2 साल का एचडीएल 3 साल के बाद 60% पे भी बेचा, तो भी ए की कमाई 5.65 है, जो बी की कमाई के बराबर है, और सी की कमाई से 40 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होंगे कि नहीं होंगे, काफी ज्यादा रेट हाइक की बात कर रहे हैं हम। बट लेकिन अगर मानिए कि सिर्फ 150 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होते हैं नेक्स्ट 3 साल में, या 200 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होते हैं नेक्स्ट 3 साल में, तो ए की कमाई बी और सी से काफी ज्यादा होगी। ये स्ट्रेटेजी हम हमारे गिल्ड फंड में भी फॉलो कर रहे हैं, और ये स्ट्रेटेजी हम हमारे गिल्ड फंड में भी फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट 3 महीने में हमने हमारे गिल्ड फंड का साइज 50% से बढ़ते हुए देखा है। हमारा एयूएम 900 करोड़ से करीब 1500 करोड़ के करीब बढ़ चुका है। हमें ये कर्व काफी अट्रैक्टिव लगता है। हमारे हिसाब से स्टीप यील्ड कर्व काफी प्रोटेक्शन इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर रही है। एक और उदाहरण, अभी तक हमने जो भी स्टीपनेस देखी वो हमने 3 महीने, 1 साल, 2 और 3 साल पेपर्स में देखी। जरा देखते हैं स्टीपनेस और प्रोटेक्शन लंबे मैच्योरिटी पेपर्स में भी है कि नहीं। तो मानते हैं कि सपोज ए 5 साल का जीसेक खरीदता है, सी जो है वो 15 साल का जीसेक खरीदता है। सी की ड्यूरेशन ए की ड्यूरेशन से डबल से ज्यादा है। तो अगर ए की ड्यूरेशन 4 साल है, तो सी की ड्यूरेशन 8.5 से 9 साल है। बट सिंस सी ड्यूरेशन रिस्क ले रहा है, सी को 1 से 1.1% एडिशनल कूपन भी मिल रहा है। हमारी व्यू है कि यील्ड कर्व फ्लैटन होगा। ऐसा मानते हैं कि चलिए यील्ड कर्व फ्लैटन के बदले पैरेलली यील्ड कर्व शिफ्ट होता है ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 साल। अगर यील्ड कर्व 5 साल सेगमेंट में भी 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ेंगे और 15 साल में भी 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ेंगे, उसके बावजूद 3 साल के बाद सी जो 15 साल का पेपर ओन करता है, उसका रिटर्न सिर्फ 30 से 40 बेसिस पॉइंट ए से कम होगा। तो डबल ड्यूरेशन कैरी करने के बावजूद सिर्फ 40 से 50 बेसिस पॉइंट लो रिटर्न। क्यों? क्योंकि सी को 100 बेसिस पॉइंट एडिशनल कैरी का कुशन है। और जो हमारी व्यू है कि इंटरेस्ट रेट यहां से फ्लैटन होने वाला है, अगर इंटरेस्ट और वो फ्लैटन होगा मतलब इंटरेस्ट रेट 5 साल सेगमेंट में ज्यादा बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट 15 साल सेगमेंट में कम बढ़ेंगे बिकॉज यील्ड कर्व फ्लैटन होगा। उस सिनेरियो में सी को ए से 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा बनेंगे। मोटा मोटा 3 साल में 5 साल का और 15 साल का रिटर्न मोरलेस सिमिलर, या 15 साल में 25 से 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा बन सकते हैं। तो ये जो नोशन है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो हमने लंबे ड्यूरेशन के पेपर नहीं ओन करनी चाहिए, ये वो एग्जाम्पल में खरा नहीं उतरता। तो आप नेक्स्ट 3 साल में 5 साल का पेपर ओन करिए या 15 साल का पेपर ओन करिए, बिकॉज आपको एडिशनल कैरी का क्वेश्चन है। हो सकता है नेक्स्ट 3 साल में दोनों सेगमेंट मोर और लेस सिमिलर रिटर्न जनरेट करें। ना लंबा ड्यूरेशन का पेपर रख के आपको कोई नुकसान होने वाला है, ना शॉर्टर ड्यूरेशन का पेपर रख के आपको कोई फायदा होने वाला है। तो ये चारों एग्जाम्पल हमारी जो स्टीपनेस इन द यील्ड कर्व है उसको अलग अलग तरीके से दर्शाती है। तो हमारा एडवाइस इन्वेस्टर्स को ये है कि आपका टाइम होराइजन और पोर्टफोलियो ड्यूरेशन दोनों मैच करिए। अगर आप लोगों की 3 से 6 महीने की इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप हमारे मनी मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6 महीने से 1 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो आप हमारे लो ड्यूरेशन और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 से 2 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो हमारे फ्लोटिंग रेट फंड और बॉन्ड शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 2 से 3 साल हो तो आप हमारे गिल्ड फंड, बॉन्ड फंड, डायनेमिक फंड और बैंकिंग पीएसयू फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा, यील्ड कर्व काफी स्टीप है। आप लोग आपका पोर्टफोलियो ड्यूरेशन और टाइम होराइजन मैच करिए। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।